Hello everyone, I am Shreya and today we will be talking about EPFO as an organization as a whole. So, those of you who are waiting for their interview, this is going to be a very important class for you. क्योंकि इंटरव्यू में आपसे ईपीएफओ के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछना इज वेरी generic and very important also. So let's see all about the organization, and even if you are going to fill the form in the upcoming years, then also आपके लिए ये जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा important होने वाली है. So the major focus of the organization, that is Employees Provident Fund Organization, that is the full form of this organization. It works as the guardian of India's workforce. How? That we will know in the video. It protects the future of the organized sector. तो जो भी आप में से काम कर रहा है in the organized sector, or those of you who are going to fill the labor force in this organized sector, उन सब के लिए ये काम करता है EPFO. ओके, सो मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड कि आपके प्रोविडेंट फंड पीएफ के पैसे कटते हैं आपकी सैलरी से. सो दैट इज ऑल्सो द वर्क ऑफ ईपीएफओ एंड दैट इज वन ऑफ द वेज जिससे हम ईपीएफओ को जानते हैं. सो लेट्स सी कि व्हाट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज लाइक. लेट्स सी. So first of all, you have to remember that this is a statutory authority body, which means that it was made by an act. ओके, सो सबसे पहले ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर दैट ईपीएफओ कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर. विच मिनिस्ट्री वी नो. नाउ दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. तो किसी एक्ट से बना है. कौन से एक्ट से बना है? अंडर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952. यू हैव टू रिमेंबर कि ये जब फर्स्ट टाइम बना था तो एक ऑर्डिनेंस के थ्रू बना था. That is, it was not made by an act, it was made through an ordinance. तब ये 1951 में बना था and after a year it was converted into a statutory body through an act. तो इसके powers भी इसके साथ साथ बढ़ गए हैं. The mandate is to administer social security schemes for the organized sector. तो जो भी employees इस organized sector में काम कर रहे हैं उनकी social security के लिए, उनके welfare के लिए basically EPFO काम करता है. So what is the impact का scale क्या है? It is known as one of the largest social security organizations in the whole of world. तो इसीलिए it becomes so important. If you will see, there are around 30 crore accounts in the EPFO. तो you can understand कि कितना बड़ा impact पड़ता है इस organization का. It is one of the largest institutional investor in India and that is why it also contributes to the capital market stability. क्योंकि इतनी बड़ी organization है, there are so many members who are related to it. और सोशल इम्पैक्ट भी इसका बहुत ज़्यादा है. नॉट जस्ट कैपिटल इम्पैक्ट, इट प्रिवेंट्स ओल्ड एज पॉवर्टी बाय इंश्योरिंग कंपलसरी सेविंग्स एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. तो जो आपके प्रोविडेंट फंड के पैसे कटते हैं टुवर्ड्स योर सर्विस पीरियड, उन सबके पैसे आपको पॉवर्टी से बचाते हैं ड्यूरिंग योर ओल्ड एज एंड दैट इज द वर्क ऑफ ईपीएफओ. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. इफ वी टॉक अबाउट द होल ऑफ हायरार्की और द स्ट्रक्चर ऑफ ईपीएफओ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी जो कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है और यहाँ पे इट इज हेडेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर. ओके, तो यही इनको हेड करते हैं एंड दैट इज वाई इट बिकम्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट. उसके अंडर वी हैव सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एंड देन एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एंड चीफ प्रोविडेंट फंड कमिश्नर. सो इफ यू आर सेलेक्टेड एज एन एपीएफसी ऑफिसर यंग इन योर करियर, मे बी अगर आप 25 से 30 के बीच में ही सेलेक्ट हो जा रहे हैं, सो यू माइट एंड अप हियर बाय द एंड ऑफ योर सर्विस. ओके, इसके नीचे अगर हम देखें, देयर आर जोनल ऑफिसर्स जो कि एडिशनल सीपीएफसीज के द्वारा हेडेड होते हैं. देन वी हैव रीजनल ऑफिसर्स हु आर हेडेड बाय रीजनल पीएफसीज. देन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हु आर हेडेड बाय एपीएफसीज. सो बेसिकली व्हेन यू क्लियर एपीएफसी एग्जाम, दिस इज वेयर यू स्टार्ट फ्रॉम. ओके, and beneath them we also have enforcement officers, that is EO, and accounts officer, that is AO. तो EPFO EO के जो एग्जाम्स होते हैं, EO specifically, that is here. So you will see APFC का जो रैंक होता है that is 8th level rank. Okay, और जो EO का होता है वो 10th level का होता है. So you might be selected in any one of these. Then मूविंग फॉरवर्ड, जो हमने यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी देखी थी, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि दैट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ इंक्लूसिव गवर्नेंस. यहाँ पे आप देखेंगे दैट द
टाइप ऑफ वर्क दैट दे डू इज नॉट ओनली टॉप डाउन, यहाँ पे सारे जितनी भी पार्टीज हैं, जितनी भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको इंक्लूड किया गया है. सो हियर वी हैव गवर्नमेंट एज वेल एज एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स. ओके, सो ऑल थ्री बॉडीज, ऑल थ्री स्टेक होल्डर्स आर इन्वॉल्व हियर. तो कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं है जो यूनिलैटरल होगा, गवर्नमेंट ने अकेले बना लिया. एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज के भी पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पे लिया जाता है, एंड दैट इज वाई दिस बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ओके, इसके आगे अगर हम देखें एंड वी टॉक अबाउट द डिपार्टमेंट्स जो कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं. सो वी हैव अकाउंट्स डिपार्टमेंट, कंप्लायंस, इन्वेस्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, IT एंड डिजिटल, लीगल, पेंशन एंड पब्लिक रिलेशंस. सो हियर इफ यू आर सेलेक्टेड एज एन APFC ऑफिसर और एन EO, यू माइट बी सेलेक्टेड एज अकाउंट्स ऑफिसर और कंप्लायंस ऑफिसर. ओके, इसमें से ही आप कहीं पे यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं. और इसके अलावा जितने भी बॉडीज़ हैं दे आर मोर स्पेसिफिक, तो अलग अलग फील्ड से यहाँ पे लोगों को हायर किया जाता है. इफ़ वी टॉक अबाउट कि कौन कौन से मेजर स्कीम्स हैं जो कि EPFO चलाता है, विच माइट बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, कि 3 मेजर स्कीम्स हैं जो कि EPFO चलाता है. EPF 1952 विच इज़ अ रिटायरमेंट सेविंग स्कीम, EPS 1995 में आया था विच इज़ अ मंथली पेंशन स्कीम, एंड EDLI 1976 में विच इज़ एन इंश्योरेंस कवर. Let's understand them one by one. So first of all we have EPF, the saving engine. So basically जो भी पैसे आपसे काटे जाते हैं ड्यूरिंग योर सर्विस पीरियड, ये बाद में जाके लमसम अमाउंट में आपको मिलता है. ओके, सो दिस इज एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952. हियर you contribute 12% of your salary and your employer contributes 12% of your salary as well. Okay, तो दोनों तरफ से 12% का contribution होता है. Accumulation of retirement saving which ensures financial stability after retirement. So we saw कि one of the major themes इसका जो है that is to protect you from old age poverty, and that is what is being done here. The next scheme is EPS, which is security for later years, which provides you sort of a monthly pension, and that is why the name is Employees Provident Fund Scheme 1995. तो ये आपको एक monthly salary देती है even after your retirement, so that you keep earning something even after you retire. So beneficiaries are employees in the organized sector. EPFO as an organization works for those who are in the organized sector, and it ensures dignity and regular income in old age. The next scheme is an insurance scheme. So one scheme is for lump sum amount after retirement, one scheme is about monthly income. But what if you die in the service period only? There is a scheme for that as well. तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए आफ्टर योर डेथ, देयर इज एन इंश्योरेंस कवर, एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड Insurance Scheme 1976. This is a life insurance cover which provides financial protection to the family of the deceased member. So you will understand that they are trying to take care of you even after your death. And what is the vision or mission of this Employee Provident Fund organization? So the vision is to provide universal social security coverage and ensure financial security after the retirement. तो अभी तक जितने भी हमने स्कीम्स देखे, जो भी मैंडेट देखा हमने EPFO का, सो उससे तो हमें समझ में आता है कि ये सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करता है. द मिशन इज टू एक्सटेंड इफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट सर्विसेज टू एलिजिबल वर्कर्स. तो जो भी सर्विसेज हो वो ट्रांसपेरेंट हो, सो दैट बोथ द parties know it, and that is why you will see कि हमने जब CBD के बारे में बात की थी, there was government, employers and employees, all of them were involved. Ensure prompt settlement of claim and grievance redressal. Moving forward we will see कि इसको digitize करने की कोशिश की गई है, जिसके थ्रू ये prompt grievance redressal भी बहुत ज़्यादा efficient हो चुका है. Then maintain a sustainable and professionally managed provident fund corpus. Okay, and apart from this, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा फोकस एक डिजिटल इंडिया पे है हमारा, सो वन ऑफ द एम ऑफ EPFO इज ऑल्सो टू बी डिजिटल. ओके, सो डिजिटलाइजेशन, कंप्लीट डिजिटलाइजेशन का एम है. कंप्लायंस, दैट एवरीवन इज कंप्लाइड टू इट, और एक यूनिवर्सल एक्सेस की कोशिश करता है. एंड कवरेज, एक्सपैंडिंग द सेफ्टी नेट टू मोर एंड मोर वर्कर्स. ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ऑर्गेनाइज सेक्टर में आए, इवन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को भी ये बेनिफिट्स हम एक्सटेंड कर पाए, वो भी EPFO का एम है. ओके, सो
that is why it becomes a very important pillar for the whole of welfare state. क्योंकि सबसे पहले इसका scale इतना ज़्यादा है, there are 30 crore accounts, which means 30 crore Indians are related to it. Savings, EPF for accumulation, so in your old age आपकी saving काम पे आएगी. EPS for monthly income, you have savings as well as you have a monthly income after retirement, and then EDLI for family cover. So it is thinking about you beyond you. It is also thinking about your family. Okay, so that is the importance of the organization. So that is why we say that EPFO not only secures your career, but it also secures your future. This is a partner in national progress. So that's it for today's video, and let us know if you want any other video, any other topic you want us to make video on. We will surely make that. I will see you in the next video. Thank you.